Hello everyone, welcome back to this channel. I am Diksha. So as you know that we are doing chapter 1, that is the end of bipolarity. Till now we are done with the Soviet system. Then we are done with the Gorbachev and the disintegration of USSR. Now we are on the reasons behind the disintegration, right? So this is the topic we are going to start today, that why did the Soviet Union disintegrate. Soviet Union disintegrate होने के पीछे क्या कारण थे, क्या रीज़न थे, वैलिड रीजंस, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं. अगेन जस्ट लुक एट द मैप ऑफ दिस सोवियत यूनियन और erstwhile USSR. These were the countries, the part of Soviet Union at that time, or we can say erstwhile USSR. So this is the map. After this we discussed about the Berlin Wall, we discussed about USSR, we discussed about the Soviet system, that what was Soviet system, merits and demerits of Soviet system, stagnation we discussed. Then we discussed the disintegration, Gorbachev and the disintegration. After this we discussed the CIS, that is Commonwealth of Independent State. Now let us talk about why did the Soviet Union disintegrated. क्लियर. तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुई क्यों है, उसके कुछ रीजंस के बारे में हम बात करते हैं. यू कैन सी हियर दैट देयर मस्ट बी सम कीवर्ड्स इन द टॉपिक. इन कीवर्ड्स को हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमें जो स्टोरी फ्रेम करनी है, जो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने, एलोबरेट करने हैं, उसके लिए हमें कीवर्ड्स याद होना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. जैसे जैसे आपको कीवर्ड्स याद होंगे, आई बिलीव यू कैन राइट द कंटेंट बाय योर ओन. तो कंटेंट राइटिंग इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट इफ़ यू नो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. आपको अगर क्रक्स पता है, आपको अगर जिस्ट पता है, तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई वी आर स्टार्टिंग विद दीज पॉइंट्स, कीवर्ड्स, राइट. व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड. देखो, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुई थी, उसके पीछे हमारे पास काफ़ी सारे रीजंस थे. अगर हम ऑल इन ऑल बात करें, या हम कह सकते हैं कि अगर हम एक ब्रॉड ओवरव्यू पर बात करें, तो फॉर इंस्टेंस USSR एंड डिसइंटीग्रेशन, इफ़ वी टॉक हियर, लेट मी डू इट अगेन. USSR और उसका डिसइंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, तो डिसइंटीग्रेशन होने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस है, जैसे पॉलिटिकल रीज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न. देन योर दिस instabilities basically it will fall under this political and economic reason only. After this, one of the most important reason is nationalism, or we can say nationality or national notion for the nationalism. So that is the one of the most important reason here, nationalism, right. So these are the factors. अगर हम इन factors को ही सबसे पहले देखें कि political, economic and social factors here we are talking about, so let us talk about them only. पॉलिटिकल फैक्टर बेसिकली क्या था कि हम बार बार पढ़ते आए हैं पीछे भी कि जो गवर्नमेंट थी USSR में, दैट वाज नॉट अकाउंटेबल. अब वो अकाउंटेबल ही नहीं थी, जवाबदेही किसी तरह की थी ही नहीं लोगों के लिए, तो ऑब्वियस है कि वो सोवियत सिस्टम की पावर को वीक करेगा, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी. पॉलिटिकली तो वो वीक हो ही रहा था, बिकॉज डिससेटिस्फेक्शन, अनरेस्ट अमंग द सोसाइटी, तो वो काफ़ी बड़ा फैक्टर था. उसके बाद इकोनॉमी जो है वो स्टेगनेट होती जा रही थी. काफ़ी लंबे टाइम तक हमने देखा कि इकोनॉमी स्टेगनेशन में रही है. एंड जो कंज्यूमर शॉर्टेज आई है, बिकॉज ऑफ वी कैन से कि इन्फ्लेशन वॉज देयर, तो कंज्यूमर शॉर्टेज यहाँ पर आई एक लार्ज स्केल पे. इसीलिए भी हमें सोवियत यूनियन को, या हम कह सकते हैं सोवियत सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं एक डाउट में, क्वेश्चन में चली गई थी, क्वेश्चन मार्क में चली गई थी. सो दैट इज़ वाई वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेगनेशन है. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द कोलैप्स ऑफ. अभी देखो, एक कोई स्पेसिफिक रीज़न हम नहीं कह सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक रीज़न से कोई हिस्टोरिक इवेंट हो सकती है. देर वर चेन ऑफ, और वी कैन से देयर वाज अ चेन ऑफ सीरीज़. कुछ ऐसी सीरीज़ ऑफ इंस्टेंसेस वर देयर कि जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये कोलैप्स होना या कुछ ऐसे. हम एक रात का डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि टुडे एवरीथिंग इज़ फाइन एंड टुमारो वी आर गोइंग टू, एक रात में कुछ हुआ है एंड वी आर सेइंग दैट टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू और डिसबैंड दिस, राइट. तो ये चीज़ नहीं हो सकती है कभी भी. हम डिसकंटिन्यू और डिसबैंड एकदम अचानक नहीं करते हैं, उसके ग्राउंड काफ़ी पहले से होते हैं. और जब हम इंटरनेशनल लेवल पर किसी चीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम हमेशा देखते हैं कि जो पॉलिसीज़ होती हैं, ट्रीटीज़ होती हैं, इवन एक जो अगर आपके पास कोई
नॉर्मल सी स्टेटमेंट भी आती है वो भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर रिलीज़ की जाती है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पर भी देखेंगे कि ग्राउंड जो है ये इमीडिएट ग्राउंड नहीं है, इनमें से कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जो बिल्कुल इमीडिएट रहा हो दैट दिस इज़ द इमीडिएट कॉज। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सीरीज ऑफ इंस्टेंसेस बन रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, स्टोरी फॉर्म हो रही है, लोग उन सब चीज़ों को समझ रहे हैं और समझने के बाद बाय इट्स ओन जो ये यूएसएसआर है ये डिसइंटीग्रेट होने की रास्ते पर चल रहा है, ट्रैक पर चल रहा है। एंड लेटर ऑन एट अ वी कैन से कि एक स्टेगनेट टाइम आता है जहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है इन सब यूनियंस का, और ये एक म्यूचुअल डिसीजन लेते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिसइंटीग्रेट नाउ ऑनवर्ड्स। क्लियर, वो डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया गया है, उनके पीछे जो ग्राउंड्स हैं उन्हीं की कहानी हमें समझनी है। तो पॉलिटिकल ग्राउंड बेसिकली क्या होंगे, जब पॉलिटिकल अनरेस्ट आएगा। अब आप एक सिंपल सी बात सोचो कि किसी भी सोसाइटी में पॉलिटिकल अनरेस्ट कब आएगा, इफ़ वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट आवर गवर्नमेंट, हम अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, ऑब्वियस है कि हमारे अंदर कोई ना कोई अनरेस्ट होता है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, या कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी हमें गवर्नमेंट की समझ नहीं आती, तभी तो हम उसको प्रोटेस्ट करते हैं या उसको रिबेल करते हैं, तो तभी हम जाके ये अपना अनरेस्ट शो करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कुछ इसी टर्म में आ रही थी कि जो गवर्नमेंट थी वहाँ की वो अकाउंटेबल नहीं थी, सिंगल पार्टी सिस्टम वॉज देयर, कम्युनिस्ट पार्टी वॉज देयर जो कि अकाउंटेबिलिटी के लिए कहीं आंसरेबल है ही नहीं, राइट। तो दैट वॉज देयर। इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आने के क्या रीज़न हो सकते हैं, देखो इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आने के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि गवर्नमेंट यूज़ टू सब्सिडाइज। आज के टाइम पे अगर सब्सिडी हमें मिलती है तो हमारी जो इकोनॉमी है, जीडीपी जो है ऑब्वियस है वो नीचे जाएगा। एंड सेम वाज हैपनिंग विद सोवियत यूनियन एट दैट टाइम, उनका जो जीडीपी था वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा था। क्लियर। उसके अलावा यहाँ पर इन लोगों की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इनके यहाँ पर ही ये सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रिलायंट नेशन या यूनियन हुआ करती थी। बट लेटर ऑन कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आने की वजह से यहाँ पर कंज्यूमर शॉर्टेज आ जाती है, सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। सो दैट इज़ वाई दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि इतनी वीक इकोनॉमी, सिर्फ इकोनॉमी वीक हो गई इसलिए हमने डिसइंटीग्रेट कर दिया। दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। इकोनॉमी वीक होने के पीछे कारण क्या थे, क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं ना कि जो सोवियत यूनियन है वो बहुत पावरफुल थी। अब पावरफुल थी तो इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आए, इकोनॉमिक क्राइसिस बेसिकली इसलिए आए कि ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, दे वर हैविंग रिसोर्सेज बट दे आर यूटिलाइजिंग दोज रिसोर्सेज वेयर, वो उस टाइम कहाँ रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा बन सकते हैं, या जैसे आर्म्स पर, न्यूक्लियर पर एंड मिलिट्री अर्सेनल्स पर, इन सब पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को लगा रहे हैं। आफ्टर दिस जो उनके सैटेलाइट स्टेट हैं, जैसे यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ हैं, या सोवियत सिस्टम में जो 5 हमारे कार रिपब्लिक्स हैं, या हम कहें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उन सब पर ये पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट पर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि वो जो पूरा का पूरा इकोनॉमी है वो शिफ्ट होता जा रहा है, किधर वो इकोनॉमी शिफ्ट होता जा रहा है, या तो आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ या फिर बेल्स्टिक स्टेट्स की तरफ, जिसको हम ईस्टर्न यूरोप बोलते हैं। ईस्टर्न यूरोप में सारा का सारा डेवलपमेंट में पैसा जा रहा है। हम सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आम आदमी, आम जनता है, वो कहीं ना कहीं फूड के लिए भी बहुत स्ट्रगल कर रही है, बट कंट्री का जो राजा है वो उनकी फूड स्ट्रगल को ना देखकर या उनकी पूरी जो फूड सिक्योरिटी है उसको इग्नोर करके कहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, मिलिट्री पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न, राइट, वो भी एक रीज़न है। उसके अलावा इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता जा रहा है इनके ऊपर। ऑर्डिनरी जो जो सिटीजन्स हैं आपके, या आम आदमी जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनको समझ आ रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है ना वो किस तरफ जा रही है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा समझ लेते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की इकोनॉमी को, कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो हमारी इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उस तरफ टिल्टेड होना चाहिए, या इन्फ्लुएंस होते हैं ये कैपिटलिज्म की तरफ। और जब इन्फ्लुएंस होंगे कैपिटलिज्म की तरफ तो ऑब्वियस है कि इनमें अनरेस्ट आना मैंडेट वी कैन से ऑब्वियस है, राइट। तो दे कुड सी कि डिस्पैरिटी बिटवीन द सिस्टम, अब ये देख रहे हैं कि डिस्पैरिटीज़ हैं। हमारा जो सोवियत यूनियन है, हम उसको पावरफुल कहते रहते, सिर्फ इतना कह देना, हमें इतना बोलकर छलावे में रखना कि हम वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज़्यादा आगे हैं या वेस्टर्न कैपिटलिज्म से आगे हैं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। वाई? बिकॉज ऑन ग्राउंड लेवल वी कैन सी कि जो हमारा सोवियत यूनियन है, दोज ऑर्डिनरी पीपल वर थिंकिंग सो कि जो सोवियत यूनियन है वो कहीं ना कहीं यूएसए से कम है, और
अमेरिका से अभी भी compete नहीं कर पा रहा है, कैपिटलिज्म ज़्यादा बेटर है, वो उनको समझ आता है क्योंकि बैकवर्डनेस है। तो फिर अब इनको ये समझ में आता है काफ़ी लंबे टाइम के बाद, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, कि हमारे यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है और हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी कमियाँ हैं, हमारे एरिया में, हमारे सिस्टम में बहुत सारी कमियाँ हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल शॉक की तरह काम करता है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की बात सोचते हैं कि हमें रिफॉर्म करने चाहिए, पर सुनने वाला एज सच कोई है नहीं, राइट। तो सोवियत यूनियन जो है यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस वर देयर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी यहाँ पर आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बेसिकली क्या है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो पॉलिटिकल सेंस में ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल पार्टी सिस्टम है, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन भी हम इसको कह सकते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर जो है वो पिछले 70 साल से यहाँ पर राज कर रही है, पर अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है, देयर इज़ ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी। तो ऑर्डिनरी पीपल ये सब चीज़ें समझ रहे हैं, उनको सब कुछ धीरे धीरे समझ आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि किस तरह की करप्शन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में है, और जो करप्शन है वो आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो, राइट। तो जो इंस्टेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, और जितने भी लूप होल्स हैं सिस्टम में उन सबको करेक्ट नहीं किया जा रहा है, विलिंगनेस नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि विलिंगनेस नहीं है। जो यूएसएसआर की पार्टी है, या हम कहीं कम्युनिस्ट पार्टी है, ये अपने आप को ओपन करने में बिलीव नहीं रखती है, राइट। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। यहाँ पर अब ये सीरीज़ बनेगी, ये चेन बनेगी सारी की सारी, एक एक इंस्टेंस को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद फिर यहाँ पर ग्राउंड बनते हैं कि दीज वर द रीजंस बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, राइट। आफ्टर दिस हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके जो एक और नए जो जनरल सेक्रेटरी आते हैं, मिकेल गॉर्बेच, वो बेसिकली इनको सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, या उनको समझ आता है कि सच में यहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और रिफॉर्म हुए नहीं हैं, राइट। तो रिफॉर्म होने की बहुत ज़्यादा, दिस इज़ द डायर नीड ऑफ द आवर, कि हमें यहाँ पर रिफॉर्म करने चाहिए। तो ये लोग जब रिफॉर्म करने बैठते हैं तो यहाँ पर गॉर्बेच जो हैं वो काफ़ी सारे रिफॉर्म प्रॉमिस करते हैं कि वी आर गोइंग टू सॉल्व द इश्यूज़, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और जो भी ये इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए बोला था, ही टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल। तो इन्होंने बोला कि हम कहीं ना कहीं कैचअप विद द वेस्ट, हम वेस्ट के साथ देखेंगे, हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी थोड़ा लूज छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट होल्ड नहीं रखेंगे, जिससे कि जो अनरेस्ट पैदा हो रहा है वो सब अनरेस्ट शांत हो जाए, या जनता जो है वो कहीं ना कहीं अब फिर से बिलीव करे कम्युनिस्ट पार्टी में, राइट। तो दैट वाज हिज पॉलिसी। आफ्टर द सोवियत यूनियन कोलैप्स जब होगी तो गॉर्बेच जो है, ये अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो गॉर्बेच हैं जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छे से डायग्नोज किया इस प्रॉब्लम को कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, दे पीपल आर नॉट गोइंग टू, देयर मस्ट नॉट बी एनी अनरेस्ट इन द सोसाइटी। लेकिन ये अनरेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो तो डायग्नोज कर चुके हैं, और वो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए रिफॉर्म्स को एज सून एज पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर इनका जो ये रिफॉर्म्स हैं, इनके जो ये जितने भी पॉलिसीज़ हैं, ये सब कंट्रोवर्शियल रही हैं, राइट। और हमें इसमें बहुत सारे अलग अलग व्यूज़, रिव्यू देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर से है कि मिकेल गॉर्बेच वॉज वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन। लेकिन वहीं पर हमें दूसरे हिस्टोरियंस कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द केस। यहाँ पर बेसिकली हमने ये देखा कि गॉर्बेच जो है वो रिफॉर्म्स ज़रूर लाना चाहते थे, लेकिन वो यूएसएसआर को कभी डिसइंटीग्रेट नहीं करना चाहते थे, राइट। तो हमें ये काफ़ी सारे व्यूज़ मिलते हैं, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस हैं। आफ्टर दिस काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें या बेसिक सा हम आंसर देखें, तो हमें बेसिक आंसर ये पता चलता है कि गॉर्बेच में काफ़ी सारे रिफॉर्म करते हैं, सिस्टम को लूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइट होल्डिंग थी उस टाइट होल्डिंग को वो लूज़ करते हैं और फोर्स मोशन करना चाहते हैं। ही सेट इन मोशन फोर्सेस एंड एक्सपेक्टेशंस दैट फ्यू कुड हैव प्रिडिक्टेड एंड बिकेम वर्चुअली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। अब कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ कि काफ़ी सारे मोशन, काफ़ी सारी फोर्सेस तो उन्होंने स्टार्ट कर दी, लेकिन अब वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं, वर्चुअली इट वाज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल देम। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी है ना, अब उनको लगता है कि जो गॉर्बेच में है ना, ये जो सोवियत सोसाइटी है, सोवियत सोसाइटी मीन्स हियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राइट। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो गॉर्बेच में है वो काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, काफ़ी आगे निकल रहे हैं, तो ये इम्पेशेंट और डिसअपॉइंटमेंट पैदा करते हैं। ये काफ़ी तेज़ चल सकते हैं,
तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट पैदा करते हैं। ऑल इन ऑल वी कैन से कि लोगों को लगता है कि रिफॉर्म तो गॉर्बेचुक कर रहे हैं बट वो रिफॉर्म काफ़ी स्लो है, तो इतने स्लो नहीं होने चाहिए हैं और हमें काफ़ी इम्पेशेंट बना रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो लोकल पब्लिक है वो काफ़ी इम्पेशेंट हो जाती है, डिसअपॉइंटमेंट होता है। डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद स्पेशली कौन से मेंबर्स में, अब यहाँ पर हमने बात की थी कि जो 2 ग्रुप बन जाते हैं गॉर्बेचुक के फेवर और अगेंस्ट में। गॉर्बेचुक के फेवर और अगेंस्ट में हमारे पास 2 ग्रुप बनते हैं। एक तो वो जो हार्डलाइनर्स हैं जो कि अपोज करते हैं गॉर्बेचुक की सारी पॉलिसीज़ को, एंड दूसरे वो हैं जो कि इनके साथ रहते हैं, दोज हु आर इन फेवर ऑफ देम, फेवर ऑफ मिकेल, बट अगेन दे आर सेइंग दैट द रिफॉर्म्स आर क्वाइट स्लो, राइट। ये बोलते हैं कि रिफॉर्म्स काफ़ी स्लो हैं, तो ये स्लो रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए। इनको लगता है कि रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा स्लो जा रहे हैं, इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए सिस्टम, राइट। तो दैट वाज देयर। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये लोग जो होते हैं ये भी कहीं ना कहीं गॉर्बेचुक के अगेंस्ट जाते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने येल्स्टिन का, राइट। तो येल्स्टिन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन हु वॉज देयर विद गॉर्बेचुक फर्स्ट, दैट इज़ बोरिस येल्स्टिन, लेकिन बाद में लेटर ऑन वो भी गॉर्बेचुक के अगेंस्ट चले जाते हैं और कहीं ना कहीं नेशनल हीरो इमर्ज होकर आते हैं। तो ये जितनी भी ये जो टग ऑफ वॉर चल रहा है ना, कि कुछ लोग इनको अपोज कर रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आप ठीक तो हो बट आपके रिफॉर्म्स काफ़ी स्लो हैं, तो इसके बीच में जो गॉर्बेचुक हैं ये कहीं ना कहीं टग ऑफ वॉर की सिचुएशन आ जाती है इनके सामने और ये सपोर्ट लॉस्ट कर देते हैं वन एंड ऑल साइड्स का, हर साइड का सपोर्ट इनसे चला जाता है एंड लोग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियन में, पब्लिक ओपिनियन में डिवाइड हो जाते हैं। तो गॉर्बेचुक जो है वो बेसिकली उनकी जो पॉलिसीज़ है वो अपनी खुद की पॉलिसी को ही नहीं डिफेंड कर पाए, कि जो मैं पॉलिसी स्टार्ट कर रहा हूँ वही डिफेंड नहीं हो पाई, राइट। और उसके बाद क्या होता है कि ये सब चीज़ें जब हो रही हैं ना, तो ये अकेली तो इम्पॉसिबल है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद हम ये कहें कि डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। डिसइंटीग्रेशन होगा, लेकिन ये सिर्फ एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा एक और मेजर इवेंट होती है। मेजर इवेंट क्या है? मेजर इवेंट है राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म में बेसिकली ये है कि जो ये नेशनलिज्म है ना, ये बहुत ज़्यादा, ये डिज़ायर है, ये सॉवरेनिटी की डिज़ायर स्टार्ट हो जाती है रिपब्लिक्स में, रशिया में, जैसे बेल्टिक रिपब्लिक्स जो हैं आपकी, जैसे इस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, इन सब में नेशनलिज्म। लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ मैप। हम मैप की हेल्प से यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम देखें, देखो इस रीजन में हमारे पास ये जो आपका ईस्टर्न यूरोपियन रीजन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं डिमांड आती है सॉवरेनिटी की, कि वी वांट द सॉवरेनिटी, हमें संप्रभुत्व चाहिए, हम नेशनलिस्ट मूवमेंट इनके यहाँ पर आती है और नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही है। राइज ऑफ नेशनलिज्म वॉज देयर एंड डिज़ायर फॉर सॉवरेनिटी वॉज ऑल्सो देयर, स्पेसिफिकली इन्हीं रीजन्स में है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फाइनल मोस्ट इमीडिएट कोज, अभी मैंने आपको बताया कि इमीडिएट कोज बहुत सारे नहीं थे, उसके बाद एक इमीडिएट कोज सिर्फ ये निकल कर आया है कि नेशनलिज्म जो है ये काफ़ी इमीडिएट कोज था। आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल स्ट्रक्चर जो चल रहा था उसमें इतनी ज़्यादा किक स्टार्ट नहीं मिला था इन सब चीज़ों को, बट इस पूरी की पूरी रेवोल्यूशन को जो किक मिला वो इस नेशनलिस्ट मूवमेंट से मिला, या हम कह सकते हैं जो ये नेशनलिज्म था इस पूरी कहानी को इसने बदल दिया, राइट। तो इन रीजन्स ने जिन्होंने सॉवरेनिटी के लिए पूछा, जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए पूछा और जिन्होंने ये बोला कि हम अब यूएसएसआर का पार्ट नहीं बन सकते क्योंकि यूएसएसआर इज़ अ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन हम नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, हम अपने खुद के देश के लिए अब कोई चीज़ें करना चाहते हैं या हम अपने देश की ही डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो दैट नोशन ऑफ नेशनलिज्म गिव बर्थ टू दी डिसइंटीग्रेशन, राइट। दिस वॉज वन ऑफ द इमीडिएट कोज, ये इमीडिएट कोज था आपका डिसइंटीग्रेशन का यूएसएसआर के, और हमें और भी बहुत सारे व्यूज़ देखने को मिलते हैं बट इट वॉज वन ऑफ देम। उसके बाद वन ऑफ व्यू is that nationalist urge and feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union। अब कहीं ना कहीं हमें एक व्यू ये भी मिलता है कि ऐसा नहीं है कि ये इमीडिएट कॉज था। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि यहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी वो काफ़ी पहले से थी, इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना काफ़ी पहले से थी, ये कोई नई कहानी इनके लिए नहीं थी, राइट। तो दैट वाज देयर, लेकिन यहाँ पर व्हाट इफ वाली हिस्ट्री चल रही है, राइट। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि साइज़ और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी सोवियत यूनियन में। आप ये देखिए कि सोवियत यूनियन ये पूरी की पूरी यूएसएसआर है, द मैप इज शोइंग यूएसएसआर,
ये पूरा यूएसएसआर है, यहाँ पर इतनी वास्ट कंट्री ये है या इतना वास्ट साइज़ है इसका, यहाँ पर ऑब्वियस है कि हमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही थी पूरे एरिया में, क्लियर, पूरे एरिया में हमारे ग्रो कर रही थी इंटरनल प्रॉब्लम्स। जब इंटरनल प्रॉब्लम्स यहाँ पर ग्रो कर रही थी तो जो गोर्बेचव हैं वो रिफॉर्म्स को स्पीडअप करने की सोचते हैं और इंक्रीज़ करते हैं, स्पीडअप करने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बैकफायर कर जाती है इनकी पॉलिसी और जो नेशनलिस्ट डिससेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेशनलिस्ट डिससेटिस्फेक्शन इतना एक टाइम पर इतना बढ़ जाता है, डिमांड इतनी बढ़ जाती है लोगों की कि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, रूलर्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन के ग्राउंड बनते हैं। आफ्टर दिस एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी या हम कह सकते हैं आयरनिक सिचुएशन बनती है। आयरनिक सिचुएशन में बेसिकली यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पर ना काफ़ी सारे नेशनलिस्ट अनरेस्ट हमने देखे, लेकिन ये जो नेशनलिस्ट अनरेस्ट है ना, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये लगा था कि जो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि हमें अनरेस्ट देखने को मिले। लेट अस वॉच इन द मैप ओनली। जो हमारे ये वाले रीजन है, हमें ये लगा था या वर्ल्ड वाइड ये लगा था, ये थॉट प्रोसेस था कि हो सकता है इन रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, क्योंकि और रशिया से इनकी एथनिसिटी बहुत अलग है, तो हो सकता है कि यहाँ के लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे या वहाँ पर नेशनलिज्म ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आयरनी वॉज कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दे पीपल वांट टू बी द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, और इनकी बैकवर्डनेस के चलते हो सकता है कि ये अलग होना चाहें, बट यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन नहीं था। एंड डिससेटिस्फेक्शन विद सोवियत यूनियन वॉज इंस्टेड कि कहाँ पर था सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हमने देखा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो वहाँ पर जहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया था वहाँ तो डिससेटिस्फेक्शन था नहीं, लेकिन जहाँ पर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ पर नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और डिससेटिस्फेक्शन तो था ही सोवियत यूनियन में, राइट। तो दैट वाज देयर प्रॉस्पेरस पार्ट में काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि ये जो एरिया था यूरोपियन कंट्रीज़ वाला, ये रिसोर्सफुल एरिया रहा है इरस्टवाइल यूएसएसआर का। इसके बाद जितने भी बैलिस्टिक एरियाज़ हैं जैसे यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सब, इन सबको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं अलग हो जाना चाहिए। बट लेटर ऑन हमने ये देखा कि काफ़ी सारी जो यहाँ के आम आदमी हैं उनको ये लगता है कि सेंट्रल एशियंस जो हैं, फ्रॉम द सेंट्रल एशियंस एंड फ्रॉम ईच अदर, एंड कंक्लूडेड ऑल्सो दैट दे आर पेइंग, अब उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम अपना बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्राइस पे कर रहे हैं। बैकवर्डनेस एरिया बहुत ज़्यादा है सोवियत यूनियन में, जो CAR वाला एरिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ये काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। तो दैट वाज देयर। आफ्टर दिस यहाँ पर कंक्लूज़न, इन सब सारे फैक्टर्स को मिलकर हमें पता चलता है कि ये सब फैक्टर्स बनाते हैं ग्राउंड सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करने का। लेट अस रिकॉल, हम रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की इकोनॉमिक स्टैग्नेशन वॉज देयर, एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री एस्पेक्ट्स, मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहे थे। पीपल अवेयर हो रहे थे कि हमारे यहाँ पर वेस्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट या कैपिटलिस्ट कंट्री हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही हैं, तो लोग अवेयर हो रहे हैं। वी कैन से कि वन ऑफ द फैक्टर वाज अवेयरनेस ऑफ द पीपल। देन स्टेगनेशन इन एन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सेंस में भी स्टेगनेशन आ गई है, इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। रोल ऑफ गॉर्बेच, क्योंकि उन्होंने, हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि उन्होंने जो भी यहाँ पर इनसिक्योरिटीज़ थी लोगों को, या जो भी अनरेस्ट था, प्रोटेस्ट था, उसको कभी सप्रेस करने की कोशिश नहीं की। तो सप्रेस नहीं किया तो ऑब्वियस है कि उन लोगों को बढ़ावा मिला और वहाँ पर उन्होंने उस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाया, एंड नेशनलिज्म और ये सब ग्राउंड बनाकर डिसइंटीग्रेशन हैपेंड। द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर फॉर सॉवेरेनिटी, इन्होंने बोला कि नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और सॉवेरेनिटी को इन्होंने मांगा। तो दैट वाज आल्सो द रीज़न। आफ्टर दिस डिज़ायर टू गेट रिड ऑफ बैकवर्ड सेंट्रल रिपब्लिक्स, अभी मैंने आपको लास्ट में बताया कि यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो सेंट्रल रिपब्लिक्स है ना, जैसे आपके कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे रीजन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इकोनॉमिक बर्डन है, तो इन लोगों को ये लगता था, दैट इज़ वाई वो इन सब से छुटकारा पाना चाहते थे बैकवर्ड सेंट्रल रिपब्लिक्स से। तो दैट वाज देयर। आफ्टर दिस इकोनॉमिक स्टेगनेशन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वी आर रिकॉलिंग दिस, तो इकोनॉमिक स्टेगनेशन को हम ध्यान से पढ़ें तो इंटरनल वीकनेस वाज देयर, इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस विच फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। उसके बाद क्योंकि ये लोगों के एस्पिरेशंस पर खरे नहीं उतर रहे थे,
उसके बाद इकोनॉमिक स्टेगनेशन वॉज देयर, सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज वॉज देयर, राइट। तो सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज था, प्लस ये अपने सिस्टम को ओपन भी नहीं करना चाहते थे, तो दैट वाज देयर। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे मिलिट्री एस्पेक्ट पे, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सोवियत यूनियन है इसमें ये मेंटेन करना चाहते थे, अपने आप को न्यूक्लियर बनाना चाहते थे। प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़कर आए हैं कि यूएस के बराबर बनना चाहते थे और कहीं ना कहीं यूएस को टक्कर देना चाहते थे हर जगह, तो दैट इज़ वाई। उसके बाद मिलिट्री आर्सेनल्स और डेवलपमेंट ये करते रहे अपने सैटेलाइट स्टेट में, यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में। एंड देन वी कैन से दिस लीड टू ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन। ऑब्वियस है कि आपके पास खाने को पैसा नहीं है, लेकिन आप सारा का सारा पैसा बंदूक और आर्म्स पर डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि इससे क्या होगा, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा सोसाइटी में। तो दैट वाज देयर। आफ्टर दिस सोवियत इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है। देन अवेयरनेस ऑफ द पीपल, ऑर्डिनरी सिटीजन जो हैं वो अवेयर हो रहे हैं, इकोनॉमिक एडवांसमेंट आ रही है। उसके बाद लोगों को समझ आ रहा है कि हमारे और वेस्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सिर्फ हमें ये बताया जा रहा है कि हम वेस्ट से काफ़ी आगे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देन आफ्टर ईयर्स, बहुत सारे सालों बाद जब लोगों को बताया गया कि यहाँ पर रियलिटी में तो हम बैकवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, तो जब ये बताया गया तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक था, राइट। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये कहीं ना कहीं, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल सेंस में बात करें, स्टेगनेशन में बात करें, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये काफ़ी ज़्यादा रूल कर चुकी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है इसकी। ये रूल्ड फॉर 70 ईयर्स, अबाउट 70 ईयर्स, बट अकाउंटेबिलिटी वॉज ज़ीरो, सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। आफ्टर दिस जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि करप्शन है हमारे यहाँ पर, आम आदमी को समझ आ रहा है, अनविलिंगनेस है, ओपन नहीं करना चाहती है गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी को भाई, बिकॉज हमने देखा ना कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये काफ़ी कंजर्वेटिव है। जो भी अपने यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, जैसे पिन पेपर कुछ भी, हर चीज़ अपने एरिया में ही डेवलप कर रहे हैं, इंडिजिनस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी कंजर्वेटिव इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को ये खोलना नहीं चाहते हैं। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। आफ्टर दिस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है, मतलब सोसाइटी इगैलिटेरियन, आप इक्वालिटी को बोलते ज़रूर हो बट इक्वालिटी है नहीं, राइट। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। उसके बाद जो लोग हैं, पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि रूलर क्या करना चाह रहा है, क्या कर रहा है, राइट। तो इन सब की वजह से गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट करती है, या गवर्नमेंट जो है उसमें विश्वास लोगों का कम होता चला जाता है। गॉर्बेचव के रोल के बारे में हमने पढ़ा है, गॉर्बेचव के रोल में हमने ये पढ़ा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ लाई जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसी थी, लेकिन बाद में जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसी थी वो काफ़ी वीक थी, और या हम कह सकते हैं काफ़ी स्लो थी, जिनको फास्ट किया जा सकता था, बट वो काफ़ी स्लो होने की वजह से एक फेलियर की तरह ही वर्क किया उन्होंने। एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि पावर और प्रिविलेज जो है वो इरोड होती जा रही थी गॉर्बेचव के टाइम पर। देन ये जो गॉर्बेचव हैं ये अपनी पॉलिसीज़ के चलते कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट को भी खो देते हैं, और जो इनके साथ लोग थे उनके भी सपोर्ट को खो देते हैं, क्योंकि उनको इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी स्लो लगती हैं, टाइम कंज्यूमिंग लगती हैं, और लोगों के अंदर अनरेस्ट भी है, इम्पेशेंस भी है। तो दैट इज़ वाई दिस वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर, और यहाँ पर इनके बारे में काफ़ी सारे डिफरेंट ओपिनियंस निकल कर आते हैं, अनरेस्ट क्रिएट होता है सोसाइटी में। सो दैट इज़ व्हाट वाज देयर। देन द इमीडिएट कॉज वी टॉक्ड अबाउट कि राइज ऑफ नेशनलिज्म वाज देयर, डिज़ायर ऑफ सॉवरेनिटी वाज देयर। लोग नेशनलिज्म की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो नेशनलिज्म है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से मिलेगा, बट बेल्टिक रिपब्लिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट यहाँ पर क्रिएट करती हैं, दे वॉन्ट टू डिसइंटीग्रेट फ्रॉम द यूएसएसआर। तो ये इमीडिएट कॉज था आपका, दिस इज़ द इमीडिएट कॉज। यूक्रेन, जॉर्जिया, इस्टोनिया, लताविया, लिथुनिया, ये सब अलग होना चाहते हैं यूएसएसआर से, दैट वाज वन ऑफ द इमीडिएट कॉज। क्लियर। तो ये जो नेशनलिज्म की अर्ज है या फीलिंग है, ये हमें कहीं ना कहीं दिखाती है कि दैट वाज द अनरेस्ट बिटवीन द पीपल। क्लियर। तो दैट वाज देयर। आफ्टर दिस व्हाट वी कैन से, in the next videos we are going to talk about the consequences of disintegration we are done with. Then we will be talking about the shock therapy, then the consequences of shock therapy, tensions and conflicts, India and post communist countries. These topics we are left with, these 4 topics we are left with, we are going to cover this very soon. Thank you so much for watching this video. Stay tuned.